मोदी कैबिनेट में बहुत बड़े फेरबदल की चर्चाएं हैं। कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं, जिनमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। तो क्या नीट विवाद का असर अब सीधे मोदी कैबिनेट तक पहुंच चुका है? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी खतरे में है? और अगर ऐसा हुआ तो फिर कौन होगा देश का अगला शिक्षा मंत्री? क्या बीजेपी किसी पुराने चेहरे पर दांव लगाएगी या फिर किसी नए चेहरे को युवाओं के बीच लॉन्च करेगी? राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाएं आखिर कितनी मजबूत हैं और इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरा राजनीतिक गणित। वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्सा वो पॉलिटिकल धमाका है जो सेंट्रल कैबिनेट में बहुत बड़े बदलाव का संकेत भी है। देश की राजनीति में इन दिनों जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है मोदी सरकार का संभावित कैबिनेट फेरबदल। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह सबसे बड़ा संभावित कैबिनेट बदलाव माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे 2029 का लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी टीम को और प्रभावी बनाना चाहेंगे। इसलिए जिन मंत्रालयों को लेकर विवाद या राजनीतिक नुकसान की आशंका दिखाई दे रही है, वहां बदलाव की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसी संभावित फेरबदल की चर्चाओं के बीच सबसे ज्यादा जिस नाम पर चर्चा हो रही है वो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। पिछले कुछ समय में नीट परीक्षा को लेकर उठे विवाद, पेपर लीक के आरोप और परीक्षा व्यवस्था पर उठे सवालों ने शिक्षा मंत्रालय को विपक्ष के निशाने पर ला दिया था। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक लगातार सरकार पर सवाल उठे। विपक्ष ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की। हालांकि सरकार ने यह साफ किया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाया जाएगा। लेकिन राजनीति में सिर्फ कार्रवाई ही नहीं, संदेश भी मायने रखता है। यही वजह है कि अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी युवाओं को एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री में बदलाव का फैसला कर सकती है। आज राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका युवा वोट बैंक भी रहा है। पहली बार वोट डालने वाले वोटर्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्र और रोजगार की तलाश कर रहे युवा, ये सभी आने वाले चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में अगर पार्टी नेतृत्व को यह महसूस होता है कि शिक्षा मंत्रालय को लेकर असंतोष उनकी छवि पर असर डाल सकता है, तो विभागीय बदलाव एक राजनीतिक संदेश भी बन सकता है। हालांकि मोदी सरकार क्या करने वाली है उस पर अभी पूरी तरीके से सस्पेंस बना हुआ है। अब सवाल उठता है कि अगर बदलाव होता है तो नया शिक्षा मंत्री आखिर हो कौन सकता है? इसी सवाल ने राजनीतिक गलियारों में कई नामों को चर्चाओं में ला दिया है। ऐसे में सवाल यह भी है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पदभार से मुक्त किया जाता है तो फिर कौन है जिसे शिक्षा मंत्रालय सौंपा जा सकता है? ऐसे में दो नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है। पहला नाम है राघव चड्ढा का, जो कुछ समय पहले ही आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उनकी छवि एक तेज तर्रार नेता की है और वे आप में रहते हुए कई बड़े मुद्दे संसद में उठाते रहे हैं, जिससे उन्होंने खास तौर से युवाओं का खूब ध्यान खींचा था और उनकी खूब तारीफ भी हुई थी। माना जा रहा है कि राघव चड्ढा की इस पॉपुलैरिटी का फायदा भारतीय जनता पार्टी जरूर उठाना चाहेगी और साथ ही उन्हें भाजपा में आने का प्रसाद भी देना चाहेगी। लिहाजा राघव चड्ढा के नाम की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में नए शिक्षा मंत्री के तौर पर होने लगी है। इस पद के लिए दूसरा चर्चित नाम है स्मृति ईरानी का। हालांकि स्मृति ईरानी 2024 के चुनाव में अमेठी लोकसभा सीट हारने के बाद अभी फिलहाल किसी सदन की सदस्य नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्हें पहले राज्यसभा भेजा जाए और फिर उनके लिए कैबिनेट के द्वार खोले जाएं। स्मृति ईरानी पहले भी शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता की छवि रखती हैं। ऐसे में उनके नाम की चर्चा थोड़ी दूर की कौड़ी जरूर लगती है, लेकिन इस पद के लिए वो भी चर्चाओं में जरूर हैं। इसलिए राजनीतिक पंडितों का एक वर्ग मानता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अनुभवी चेहरे पर भरोसा जताना चाहे तो स्मृति ईरानी एक मजबूत विकल्प हो सकती हैं। हालांकि इस संबंध में भी सरकार की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिए गए हैं। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प पहलू केवल नामों की चर्चा नहीं, बल्कि इसके पीछे की राजनीतिक टाइमिंग भी है। 2029 का चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारी बहुत पहले से शुरू करने के लिए जानी जाती है। संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर लगातार समीक्षा होती रही है और पिछले 2 कार्यकाल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अचानक मंत्रियों के विभाग बदल चुके हैं और कई नए चेहरों को मौका दे चुके हैं। इसलिए अगर इस बार भी बड़ा फेरबदल होता है तो यह कोई असामान्य बात नहीं होगी। हालांकि दूसरी तरफ यह भी सच है कि धर्मेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। संगठन में उनकी मजबूत पकड़ है और वे चुनावी रणनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। ऐसे में अगर कोई बदलाव होता भी है तो यह जरूरी नहीं कि उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर ही किया जाए। यह भी संभव है कि उन्हें कोई दूसरा महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंप दिया जाए। बीजेपी पहले भी कई नेताओं के विभाग बदलकर उन्हें नई जिम्मेदारियां देती रही है। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से। क्या आपको लगता है कि नीट विवाद के बाद शिक्षा मंत्रालय में बदलाव होना चाहिए? क्या बीजेपी युवाओं को बड़ा संदेश देने के लिए नया शिक्षा मंत्री ला सकती है या फिर धर्मेंद्र प्रधान पर प्रधानमंत्री मोदी पहले की तरह भरोसा बनाए रखेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। गृह मंत्री से भी बड़ी जिम्मेदारी अमित शाह के लिए ये आर्टिकल navbharattimes.com में आया है और बहुत धुआंधार तरीके से लोग इसको पढ़ रहे हैं। सेकेंड मोदी के बाद कौन? इस सवाल की तलाश तो मुझे लगता है कि पिछले 5 साल से ही चल रही। अब ऐसा माना जा रहा है कि कयासबाजियां तो बहुत हैं, ठीक है, और कुछ अनुभवों के आधार पे है, कुछ नरेंद्र मोदी के स्टाइल पे से प्रेरित होकर लोग, तो ये माना जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी के बाद कौन वाले सवाल का जवाब भी इस रिशफल में आ सकता है। अभी ये माना कि अमित शाह जी ने भी बीजेपी को अपनी रणनीतियों से, अपने काम से, बड़े बड़े बिल पास करवा के, मतलब हर एक स्तर से उन्होंने अपना 100% दिया है। इन्हीं मंत्रियों में से एक बहुत वरिष्ठ मंत्री को थोड़ा आराम दिया जाएगा ताकि वो आगे आकर फिर राष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारी किया करें। तो संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी टीम में क्या कोई बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, और एक ऐसा बदलाव जिसकी स्क्रिप्ट कई महीनों से लिखी जा रही थी। जी, हम बात कर रहे हैं साल 2026 के सबसे बड़े मोदी कैबिनेट फेरबदल की, कयासों की, अटकलों की, खबरों के जो चर्चाओं के साथ जो बाजार पूरी तरह से गर्म है। रीशफल कोई साधारण बदलाव इस बार नहीं होगा, यह बात कही जा रही है, और सीधे तौर पर 2029 के महामुकाबले और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनावों की बिसात है क्या ये? और इस महाबदलाव में 3 बातें सबसे ज्यादा चर्चा में चल रही हैं। पहली ये कि क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह को इस बार मोदी कैबिनेट में कोई ऐसा रोल मिलने जा रहा है जो गृह मंत्री के पद से भी बड़ा और ताकतवर है। दूसरा, उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक इस कैबिनेट में किस राज्य का दबदबा रहने वाला है अगर यह कैबिनेट रीशफल होता है तो। और तीसरा सबसे बड़ा दिलचस्प सवाल, क्या विपक्ष से पाला बदलकर बीजेपी में आए बागियों की किस्मत इस कैबिनेट विस्तार में चमकने वाली है? विश्वनाथ सुमन हमारे साथ ही सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए चर्चा इन्हीं कयासों और अटकलों पर करते हैं। विश्वनाथ जी, गृह मंत्री से भी बड़ी जिम्मेदारी अमित शाह के लिए ये आर्टिकल navbharattimes.com में आया है और बहुत धुआंधार तरीके से लोग इसको पढ़ रहे हैं। और बड़ी जिम्मेदारी गृह मंत्री से पद से क्या होती है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए रविंद्र जी, ये बहुत अभी जो चल रहा है, राजनीति जो चल रही है, आप देख रहे हैं तोड़ फोड़, टीएमसी टूटी, शिवसेना टूटी, और ऐसे ही अभी कई बिल की चर्चा है, तमाम चीज। अब ऐसा माना जा रहा है कि कयासबाजियां तो बहुत हैं, ठीक है, और कुछ अनुभवों के आधार पे है, कुछ नरेंद्र मोदी के स्टाइल पे से प्रेरित होकर लोग अनुमान लगा रहे हैं उनके काम के स्टाइल पर। सच्चाई तो ये जानते सिर्फ 2 लोग हैं, एक नरेंद्र मोदी, एक अमित शाह। ठीक बात है। थोड़े बहुत नितिन भी जानते होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा कोई क्या है एक्चुअल प्लान तो वही जानते हैं, मगर जो कयासबाजियां हैं, आज हम बात उसी पे करेंगे, क्योंकि कंफर्मेशन तो कहीं किसी का नहीं है। तो उसमें ये है कि ये चर्चा चल रही है कई जगहों से, जो कई राज्यों के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि अब न सिर्फ विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं उनके लिए रणनीति बनेगी इस कैबिनेट रिशफल में, बल्कि राष्ट्रपति चुनाव, अच्छा, और 2029 के लोकसभा चुनाव, उसके लिए भी एक लाइन यहाँ लकीर आपको दिख जाएगी कि आगे क्या संभावना हो सकती है। अच्छा। ऐसे लोग उम्मीद कर रहे हैं।
अब इस उम्मीद में, चूंकि राष्ट्रपति चुनाव है और 2029 का चुनाव है, तो ये माना जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी के बाद कौन वाले सवाल का जवाब भी इस रिशफल में आ सकता है, और वो इन्हीं जवाब का जो अगला पद, चूंकि गृह मंत्री देश का दूसरा ताकतवर पद है प्रधानमंत्री के बाद, तो इससे बड़ा पद एक होता है उप प्रधानमंत्री का, और उप प्रधानमंत्री बीजेपी बनाती रही है। एल.के. अडवाणी जी भी थे, तो और वो भी गुजरात से ही थे, वो भी अहमदाबाद के ही सांसद थे, गृह मंत्री भी थे, और उन्होंने भी जिस तरह उस दौर में बीजेपी को आगे बढ़ाया और बीजेपी को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया, तो उनके ये माना जा रहा था कि ये प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। चूंकि अटल जी हैं तो वो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, इसलिए उनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया। मगर अभी ये माना कि अमित शाह जी ने भी बीजेपी को अपनी रणनीतियों से, अपने काम से, बड़े बड़े बिल पास करवा के, मतलब हर एक स्तर से उन्होंने अपना 100% दिया है। इसलिए ये उम्मीद गुजरात, महाराष्ट्र और उन सब के क्षेत्र में बहुत ज्यादा है कि इस बार अगर 2029 के लोकसभा चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव को देखें तो उप प्रधानमंत्री का पद अमित शाह जी को जा सकता है। राष्ट्रपति चुनाव कब होने हैं? राष्ट्रपति चुनाव इस साल के आखिरी में है या नहीं, अगले साल है राष्ट्रपति चुनाव। तो इसके लिए भी कई कयासबाजियां हैं, मगर इसमें यही है कि उप प्रधानमंत्री पद बना करके एक लीडरशिप डिक्लेयर कर सकते हैं नरेंद्र मोदी कि सेकेंड लाइन लीडरशिप में टॉप कौन रहेगा। और जिस तरह के तमाम कयासबाजियां हैं कि वो भी जैसे योगी को ही बताते हैं, योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, कई देवेंद्र फडणवीस भी प्रधानमंत्री पद के रेस में कभी कभी नाम चलता है उनका, और कई नाम सामने आ जाते हैं। तो वो सारी कयासबाजियां बंद करने की शायद कोशिश होगी इस रिशफल में, ऐसा लोग उम्मीद कर रहे हैं। ये भी एक कयास है। मतलब अगर इसमें हम चर्चा आगे बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा फॉर्मेट तैयार हो रहा है कि कयासों के आधार पर अगर डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी अभी मिलती है, माफ कीजिए, डिप्टी पीएम की जिम्मेदारी अगर अमित शाह को अभी मिलती है, तो फिर 2029 में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चेहरा रहेंगे। यहां पर आपने सारी कयासों अटकलों पर विराम लगा दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन। अब देखिए ना, एक बार मेरे को पूरा करने लीजिए। फिर उसके बाद फिर 2029 में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, वो एज अ डिप्टी पीएम कंटिन्यू करेंगे अमित शाह, और फिर जैसा कयास लगाए जा रहे हैं कि 2034 से पहले बीच में कभी भी अगर एनडीए जीतती है, हम तब कह रहे हैं कंडीशन है 2029 में अगर एनडीए जीतती है तो फिर देखिए, अभी मैं बताऊं एक चीज, ये जो सेकेंड मोदी के बाद कौन, इस सवाल की तलाश तो मुझे लगता है कि पिछले 5 साल से ही चल रही, क्योंकि नरेंद्र मोदी का और ये संघ, आरएसएस और बीजेपी की रणनीति रही है कि न सिर्फ वर्तमान के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी वो अपने जो लाइन खींचते हैं। नहीं तो ये मोदी के बाद कौन, ये संघ, बीजेपी और मोदी तय करेंगे या फिर मोदी ही तय करेंगे? देखिए, इसमें संघ का भी बहुत बड़ा रोल होगा, इसको सिर्फ मोदी नहीं तय करेंगे। पर हाँ, बतौर उत्तराधिकारी उनके पास कई नाम हो। अब आपको अपना उत्तराधिकारी चुनना है। एक उदाहरण दे रहा हूं, आपको अपना उत्तराधिकारी चुनना है, आपके पास कई नाम आए, पर आप जिसको चुनना चाहते हैं एक नाम तो आपसे भी आपकी राय ली जा सकती है। तो वो राय मुझे लगता है अमित शाह जी के लिए है, और वो बहुत शुरू से ही प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबी नेता, सबसे करीबी रणनीतिकार, सबसे करीबी राजदार, खासदार, जो आप कह सकते हैं, वो माने जाते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी की तरफ से उनको जो असाइनमेंट मिला बतौर मंत्री, बतौर संगठन कार्यकर्ता, नहीं, वो ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल लगातार देखा है। और एक चीज बताऊं कि इन दोनों के शासन में एक चीज गजब है, वो है ये है कि अगर आपको कोई असाइनमेंट मिला और 100% आप करते हैं तब आप योग्य हैं। अगर आप 95%, 93% करते हैं तो आप उतने योग्य ना है। हाँ, वो नक्सलवाद का खात्मा मार्च 2026 में कर देंगे, ये उन्होंने पिछले कुछ सालों पहले ही इसको घोषणा कर दी थी और उस पर काम किया और फिर ये ऐलान भी कर दिया।
अब ये बताएं विश्वनाथ जी, अमित शाह के इर्द गिर्द ये चर्चा हो रही है, बात तो हो रही थी निर्मला सीतारमण का क्या उनको प्रमोशन दिया जाएगा, हरदीप पुरी का क्या होगा, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर क्या होगा, राष्ट्रपति चुनाव का जब आपने जिक्र किया, कहा गया कि भाई इन्हीं मंत्रियों में से एक बहुत वरिष्ठ मंत्री को थोड़ा आराम दिया जाएगा ताकि वो आगे आकर फिर राष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारी किया करें। और इसकी ये भी सुगबुगाहट चल रही है, नाम लेना यहाँ पर उचित नहीं होगा, हमारे व्यूअर्स अपने आप ही समझ रहे होंगे और कमेंट करके आप भी उस कयास में आप भी डाल सकते हैं, साफ सी बात है। तो ये एक तरह से कहा जाए कि फिर कैबिनेट रीशफल जो होगी उसको स्वरूप भी 2029 के लिहाज से ही दिया जाएगा कि अगर बीजेपी जीतती है, एनडीए जीतती है तो क्या स्वरूप होगा। हाँ जी। और बागी और जो बागी अपने हो गए, अब जो बागी जो बीजेपी के एनडीए के हो गए उनको भी इनाम मिलेगा। मुझे इसमें खासकर देखो, शिवसेना के बागी के लिए तो कंफर्म एक सूचना जैसी है कि शिवसेना के जो बागी हैं और शिवसेना को उसमें नए जो रिशफल में जगह मिलेगी, मगर टीएमसी के जो बागी हैं उनको जगह मिलना मुझे नहीं लगता कि जगह दी जाएगी, क्योंकि बीजेपी बंगाल में टीएमसी से दूरी रखना चाहती है। अच्छा। हालांकि ये एनसीपीआई नाम से ये पार्टी बनी है, मगर इनके सारे जो नेता हैं वो टीएमसी के ही हैं, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते रहे हैं, बीजेपी उनके खिलाफ चुनाव लड़ती रही है, भले ही वो मुद्दों के आधार पर समर्थन इसका संकेत ऐसे भी मिल गया ना कि भाई आपने एनडीए की किसी भी अपने दल के साथ मर्ज नहीं कराया। हाँ, आपने एक ऐसी अनाम सी पार्टी के साथ मर्ज करा दिया ताकि आपकी वो शरण में भी आ गए और आपसे दूरी भी बनी हुई। तो मुझे नहीं लगता कि एनसीपीआई के कोई भी जो टीएमसी के जो बागी हैं उनको जगह मिलेगी, पर शिवसेना और आम आदमी पार्टी से टूट के आए जो नेताओं की चर्चा हो रही है उन सबको जगह मिल सकती है, क्योंकि पंजाब चुनाव है। पंजाब चुनाव है तो अभी पंजाब से सिर्फ एक ही हैं, रणवीर सिंह बिट्टू, वीरेंद्र सिंह के पुत्र, लेकिन उनको राज्यसभा में अभी खत्म होने वाला है, कार्यकाल खत्म होने वाला है। और मुझे लगता है कि पंजाब से 2-3 मंत्री बनाकर संदेश देना चाहेंगे नरेंद्र मोदी कि हम पंजाब का भी ख्याल रख रहे हैं। तो उसमें एक तो तरुण चुग हैं, दूसरा अपने राघव चड्ढा और वो संदीप पाठक, तो इन कुछ नाम चर्चा में आए। तो इन नामों में वजन लगता है और इसके पीछे का कारण भी दिखता है। अब उत्तर प्रदेश से 10 मंत्री ऑलरेडी हैं, पंकज चौधरी जाएंगे, अभी मंत्रिमंडल में कुल 13 सीटें खाली हैं। अगर आप पूरे कैबिनेट को देखेंगे 13 सीटें खाली हैं, जो अभी इस्तीफे हुए हैं कुरियन साहब के और तमाम के, तो इसके बाद से 13 सीटें, तो 115 होता है कुल जो आपकी स्ट्रेंथ है हाउस की, उसका 151 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी 13 सीटें खाली हैं, तो 13 सीट तो भरने की कोशिश पूरी होगी कि थोड़ा स्कोप तो रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि एकदम आप 81 के 81 इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, हाँ थोड़ा बहुत तो स्कोप रखेंगे आगे कहीं। अभी कुछ इस्तीफे हुए हैं, हो सकता है कि 1-2 इस्तीफे और हों, ठीक है, जब ये रिशफल एकदम से तैयारियां हो जाए तो।